हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का HTML की इस कंप्लीट सीरीज़ के अंदर। हम HTML की 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ HTML कवर करा। HTML क्या है, वेबसाइट क्या है, वेब पेजेस क्या हैं, HTML किस तरह से ब्राउज़र में काम करती है, वेबसाइट किस तरह से काम करती है, IP क्या है, DNS क्या है, क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, ये सारी चीज़ें A to Z हमने पिछली वीडियो के अंदर, जो फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर हमने समझ ली हैं प्रॉपर तरीके से। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हमें HTML का कोड करने के लिए इन्वायरमेंट कैसा चाहिए, हमें कौन सी IDEs चाहिए, कौन सा ब्राउज़र चाहिए जिस पे हम कोड लिखें। हमने तीनों पे काम करा था, नोटपैड पे काम करा था, सबलाइन पे काम करा था, VS कोड में। तीनों में हमने काम करके देखा था ताकि आप तीनों में से कोई भी इस्तेमाल करें, आप इजीली कर सकें। ब्राउज़र को भी हमने समझा था कि कौन सा ब्राउज़र हमें चाहिए। आप कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। हमने क्रोम ब्राउज़र पे जो है ना उसको एग्जीक्यूट करके देखा था। आज इस वीडियो के अंदर हम HTML के फाउंडेशन को पढ़ने वाले हैं। HTML के जो फाउंडेशनल टैग्स होते हैं, बेसिक जो टैग होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, किस तरह से वो काम करते हैं, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। देखो, हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग के कोर्सेज रहेंगे ना, उनके अंदर हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। तो इसके अंदर भी मैं पहले आपको थ्योरेटिकली समझाऊंगा। जब तक आप थ्योरेटिकली चीज़ों को नहीं समझ लेते, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करोगे जब आपको पता ही नहीं है सही तरीके से उसके बारे में। ठीक है ना। किसी का कोड देख के वही कॉपी करना इज़ नॉट अ प्रॉपर लर्निंग। आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना होता है, लैपटॉप या फिर वो चीज़ बंद करनी होती है, फिर खुद से करना होता है लॉजिकल इमेजिनेशंस वगैरह करके। ठीक है, तो पहले तो आपने चीज़ें समझनी है, फिर उसके बाद आपने इंप्लीमेंट करनी है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। आज हम HTML फाउंडेशन पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे पास फाउंडेशनल टैग्स हैं, जो कि मे भी अगर आपने कभी पढ़े हों तो आपको ज़रूर पता होंगे। हेडिंग के टैग हैं, पैराग्राफ है, लाइन ब्रेक है और कमेंट्स इन HTML। ठीक है। अब हेडिंग के जो टैग होते हैं, देखो वेबसाइट के अंदर ना अलग अलग टाइप का कंटेंट होता है। वेबसाइट के अंदर बड़ा टेक्स्ट भी होता है, वेबसाइट के अंदर नॉर्मल टेक्स्ट भी होता है, वेबसाइट्स के अंदर जो है ना इमेजेस भी होती हैं, लिंक्स भी होती हैं। तो हर जो कंटेंट वेबसाइट के ऊपर दिखाई दे रहा होता है ना, वो अलग अलग टैग्स से आता है। तो अगर हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई ऐसा कंटेंट दिखाना है जिसका जो है ना मेन रोल है, जो मतलब मेन टाइटल है, या फिर वो एज अ हेडिंग काउंट हो रहा है, तो उसको दिखाने के लिए हम हेडिंग टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? हेडिंग टैग का इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ों को बड़ा करके, बोल्ड करके, मीनिंगफुल करके दिखाते हैं। हेडिंग टैग हमारे पास 6 होते हैं, H1 से लेके H6 तक। अब H1 का यहाँ पे मतलब ये है कि सबसे अपर लेवल की जो हेडिंग रहेगी वो H1 से आप रिप्रेजेंट करवाओगे। फिर उसके बाद आपकी सब हेडिंग, फिर सब हेडिंग की भी सब हेडिंग, इस तरह से H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है, H4, H5, H6 तक होता है। ये अपने अपने लेवल के हिसाब से कंटेंट को दिखाते हैं वेबसाइट के ऊपर। हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, फिर आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा। अगर आपको पता हो तो हमने ये टैग्स वगैरह सारा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया था। ये हमारी पिछली वीडियोस की स्लाइड्स हैं जो हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। ठीक है, तो आज हम हेडिंग से ही स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है। देखो, अगर आप सीरीज़ प्रॉपर तरीके से देख रहे हो देन आपको ईच एंड एवरीथिंग पता चलती जाएगी कि हम किस किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये हमारी पिछली वीडियो का क्लास 1 का लेक्चर था। तो आज हम इसी फोल्डर के अंदर इस पर क्लिक करके, ठीक है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे। अब देखो, ये फ़ोल्डर इसके अंदर बन रहा है, मुझे इसके अंदर नहीं बनाना। मुझे बनाना है जैसे कि अब यहाँ पे नहीं बनता ना सही तरीके से। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देखो ये मतलब यहाँ से सेलेक्ट होना चाहिए, ये वाला सेलेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे करके देखते हैं। अब हो रहा है। ठीक है, क्लास 2 कौन सा लेक्चर है हमारा आज? क्लास 2 वाला है। तो ये वाला फ़ोल्डर हमने बना लिया और इसी के अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे class2.html। हमने ये सीखा था प्रॉपर तरीके से। देखो, जब आप HTML का कोड कर रहे होते हो ना, तो फिर आपको HTML की फ़ाइल के अंदर .html की एक्सटेंशन यूज़ करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्राउज़र को वैसे पता ही नहीं लगेगा अगर .html नहीं होगा। जब .html होगा देन जो है ना ब्राउज़र इसको HTML की फ़ाइल की तरह कंसीडर करेगा। फिर उसके अंदर जो कंटेंट होगा उसको टैग्स वगैरह समझ के वो प्रॉपर वेब पेज में दिखाएगा। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप ख्याल रखें जब भी आप कोई फ़ाइल बना रहे हो तो .html आपने दिया है या नहीं। देखो, इसमें स्पेस वगैरह भी नहीं होना चाहिए, नाम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ये जो है ना एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस है। चलो, इस साइड बार को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आप भी यहाँ से हटा सकते हो। इसको मैं थोड़ा कंट्रोल प्लस प्रेस करके जूम कर लेता हूँ
देखो मैंने आपको कहा था कि आप इसके अंदर जो बड़ा फ़ायदा है वो इमिट एब्रीविएशन को यूज़ करना है। तो शिफ्ट और 1 को जब आप प्रेस करते हो देन आपको इस तरह का सिंबल मिलता है, और यहाँ पे जब आप इंटर करते हो ना, इंटर करने के बाद आपको HTML का वो सारा बेसिक कोड मिल जाता है जो आपको ज़रूरी होता है किसी भी HTML फाइल को बनाने के लिए। अब यहाँ पे डॉक टाइप HTML क्या होता है इसको हमने समझा था। ये जो लैंग्वेज का एट्रीब्यूट दिखा रहा है इसको एट्रीब्यूट कहा जाता है। इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था तो हम इसको अभी थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे ये ना दिखाएं तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये HTML हमारा रूट एलिमेंट होता है। हेड जो है हमारा एक्सटर्नल लिंक्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं हम। बॉडी जो है ना वो टैग है जिसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे ब्राउज़र के स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। और ये जो मेटा डेटा के टैग हैं अगर ये पड़े रहने दोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं ना तो आप इसको हटा दो, ठीक है। और ये जो टाइटल है ये आपकी वेबसाइट का टाइटल होता है जो आपके टैब में नज़र आता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ हो रही है रिकॉर्डिंग, कभी कभी भूल जाता हूँ मैं। तो ये जो टाइटल है इस टाइटल को भी हम अपडेट करने वाले हैं क्लास 2 के नाम से। यहाँ पे हमने लिख दिया क्लास 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अगर मैं बिना टैग के लिखूँ ना, दिस इज क्लास 2 कोड, अगर मैं इस तरह से भी लिखूँगा ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चलेगा नहीं, बिना टैग के भी चल जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको दिखाऊं, आपको पता है कि मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास लाइव सर्वर वाली एक्सटेंशन होनी चाहिए, लाइव प्रीव्यू वाली होनी चाहिए, प्रीटियर होना चाहिए। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर करवा लिया है, ठीक है। देखो मैं राइट क्लिक करूंगा और अगर आपने लाइव सर्वर की एक्सटेंशन डाउनलोड कर ली है ना देन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ओपन विथ लाइव सर्वर। इसका मतलब ये होता है कि आप जो HTML फाइल पे अभी हो ना, इसको जब आप लाइव सर्वर के साथ ओपन करोगे तो ये डायरेक्ट आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे ओपन हो जाती है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ना तो क्लिक करने के बाद ये क्या करेगा, मेरा जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसके अंदर ये ओपन हो जाएगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे ये क्रोम पे ओपन हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे दिस इज क्लास 2, इसको मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस करके मैं इसको जूम कर रहा हूँ ऐसे, वरना इसकी साइज़ इतनी नहीं है। इसकी साइज़ ये है असल, ये साइज़ है असल, ठीक है। लेकिन मैं इसको जूम कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। दिस इज क्लास 2 कोड। देखो अब हमने वैसे पढ़ा है कि HTML के अंदर टैग होते हैं, लेकिन हम टैग के बिना भी अगर कुछ लिखें तो आ जाता है, लेकिन ब्राउज़र इसको कुछ कंसीडर नहीं करता, कोई मीनिंगफुल मतलब नहीं देता, उसे जस्ट ये टेक्स्ट लगता है और ये टेक्स्ट को टेक्स्ट की तरह ही दिखा देता है। लेकिन हमें तो वेबसाइट के अंदर जो भी लिखना होता है उसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है ना, इसको प्रॉपर मतलब होता है, उसका एक डॉम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने टैग ही इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम सबसे पहला जो टैग पढ़ने वाले हैं H1, ठीक है। अब देखो जब आप नोटपैड पे लिखते हो ना तो आप ऐसे मतलब प्रॉपर तरीके से आप लिखते हो H1 ऐसे करके, फिर आप वो बंद करते हो। लेकिन VS कोड का फ़ायदा ये है कि H1 लिखा और एंटर हिट करा, आपका H1 का ओपनिंग टैग भी आ जाता है और क्लोजिंग टैग भी आ जाता है, ठीक है, ओके। अब अभी सिर्फ मैं अगर इतना करूंगा ना तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, लेकिन अगर मैं इसके अंदर कंटेंट यूज़ करूंगा ना तो फिर ये क्या करेगा, ब्राउज़र के अंदर हेडिंग की तरह कंटेंट दिखाएगा। सपोज करो दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 1। अच्छा देखो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हेडिंग 1 आ रहा है। अब ये इसकी असल साइज़ इतनी नहीं है, मैंने आपको बताया पहले कि मैं जूम करके बैठा हुआ हूँ। ये 100 पे जो साइज़ होगी ना यही इसकी असल साइज़ है, ये इसकी असल साइज़ है H1 की। बात समझ में आ रही है। पहले मैं इसको जूम नहीं करता ताकि आपको लेवल्स पता लगते जाएं। इसी तरह से आप H2 भी यूज़ कर सकते हो। H2 कैसे यूज़ करोगे, दिस इज हेडिंग 2। देखो ये प्रॉपर तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे फ़र्क क्या आएगा, बस टेक्स्ट की साइज़ का फ़र्क आएगा। H1 का जो टेक्स्ट है वो बड़ा रहेगा, H2 का जो टेक्स्ट है वो थोड़ा छोटा रहेगा। सेम तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो H3, ठीक है। दिस इज हेडिंग 3, क्या है, हेडिंग 3। देखो यहाँ पे ये हेडिंग 3 भी आ रहा है। अब लाइव सर्वर इंस्टॉल करने का फ़ायदा ये है, ना तो मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा सेव करना पड़ रहा है, ना यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। हाँ यहाँ पे मुझे थोड़ा सेव करना पड़ेगा लेकिन वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर लेता है। सेम तरह से आपके पास H4 भी होता है, दिस इज हेडिंग 4। आप यहाँ पे अगर हेडिंग 4 लिखोगे तो ये हेडिंग 4 का जो लेवल है उससे छोटा दिखाएगा। देखो जैसे ही ये H4 H5 H6 होता जाएगा ना मतलब इसका लेवल कम होता जाएगा। दिस इज हेडिंग 5। अब ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं ये आपको देखना होता है कि इस वेबसाइट का ये जो कंटेंट है मैं कितनी हेडिंग के लेवल पे दिखाऊं, H1 पे दिखाना चाहिए, H2 पे दिखाना चाहिए, या फिर इसका मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी होती हैं, ठीक है। दिस इज हेडिंग 6। अब ये क्या है,
ये भी हेडिंग का टैग है लेकिन इसका लेवल बिल्कुल ही छोटा है। देखो अभी इतना नज़र आ रहा है। अब मैं सबको जूम करता हूँ तो आपको और अच्छे तरीके से नज़र आएगा। देखो यहाँ पे इतना, दिस इज हेडिंग 1। अब इनके देखो लेवल है H1, H2, H3, H4, H5, H6, इस तरह से। अब हेडिंग के लेवल इतने ही हैं और यही हेडिंग के टैग्स होते हैं। देखो इसको आप ओपनिंग टैग कहते हो, ठीक है, ये आपका ओपनिंग टैग है और ये आपका कंटेंट है, इसके अंदर आप जो भी लिखो। और ये आपका क्लोजिंग टैग होता है। अगर आप ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग तीनों को साथ में मिलाओगे तो इस पूरे को आप एलिमेंट कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एलिमेंट कह सकते हो। आगे बात समझ में? आई होप कि आपको हेडिंग टैग सारे समझ में आ गए। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से फिलहाल के लिए क्या कर लेता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ। अब कमेंट मैं आपको एंड में बताता हूँ, अभी जो मैं कर रहा हूँ इसको इग्नोर करो। ठीक है, मैंने ये कैसे करा है ये भी मैं आपको, हमारा ये वाला टॉपिक है, देखो ये लास्ट में रहा तो हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी आप इग्नोर कर दो। अभी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको एंड में यही समझाने वाला हूँ। अभी मैं कर रहा हूँ तो इसीलिए आप छोड़ दो इसे। ठीक है, अच्छा, पर होगा क्या, जैसे ही मैं उसको कमेंट करूंगा ना तो फिर ये क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है पैराग्राफ। जो कि क्या है, जो है पैराग्राफ। अब देखो, मेन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट तो था वो हमने हेडिंग में दिखा दिया, लेकिन हमारे पास नॉर्मल आर्टिकल हो, नॉर्मल टेक्स्ट हो, उसको हम किस तरह से दिखाएं? उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ का टैग यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? पैराग्राफ का टैग यूज़ करेंगे। पैराग्राफ का टैग पी से होता है। ये देखो क्लोजिंग टैग होते हैं, मतलब इसको ओपन भी करना होता है और उसको इस तरह से ऐसे दे के क्लोज भी करना होता है। ऐसे हम क्लोज करते हैं ना, ऐसे क्लोज भी करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब अगर हमारे पास कोई नॉर्मल टेक्स्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पी लिखा, ये पैराग्राफ आ गया। अब इसको मैं इसके अंदर भी लिख सकता हूँ, दिस इज नॉर्मल पैराग्राफ टेक्स्ट बीइंग यूज्ड एज प्रैक्टिस पर्पस। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया। और अगर मैं इसको लिख के यहाँ पे आऊँगा तो देखो मुझे ये इसकी असल साइज़ नहीं है, असल साइज़ इसकी ये है। मैं जूम करके बैठा हूँ, इस बात का बड़ा ख्याल रखना। ऐसा ना हो कि मुझे देखते आप बोलो सर के लैपटॉप में तो बड़ा वो बड़ी साइज़ में दिखा रहा था, हमें नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, असल साइज़ इसकी ये होती है। मैं इसको जूम करके बैठा हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही हेडिंग से मुख्तलिफ होता है। और ये नॉर्मल टेक्स्ट के लिए, जो आप ब्लॉग की वेबसाइट देखते हो, ब्लॉग की वेबसाइट में जो बड़ा बड़ा टेक्स्ट रहता है ना, वो आप पैराग्राफ के अंदर दे सकते हो। या फिर नॉर्मल अगर आप किसी की डिस्क्रिप्शन वगैरह दे रहे हो देन वो भी आप पैराग्राफ टैग के अंदर दे सकते हो। आई होप कि आपको पैराग्राफ टैग समझ में आया है। अब देखो, अगर मैं इसको हटा दूं, इसको भी मैं ऐसे कमेंट कर दूं, और अगर मैं एक कुछ लिख दूं यहाँ पे, सपोज करो मैंने H1 लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा कि सपोज करो CPU। ठीक है, मैं CPU के बारे में बताना चाहता हूँ। अब ये हेडिंग आ गई, और अगर मैं अब इसके बारे में बताऊंगा ना, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, तो डिटेल में जो चीज़ होती है वो हम पैराग्राफ में देंगे, क्योंकि वो बहुत सारा टेक्स्ट होने वाला है। सो CPU is considered as brain of computer which consist, यार इंग्लिश बड़ी मेरी आगे पीछे है, ठीक है ना, तो इसको आप थोड़ा इग्नोर करना। CPU is considered as brain of computer and CPU stands for central processing unit। ले भाई, लिख तो सही, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, देखो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ चुका है। बात समझ में आ रही है कि हम इसका क्यों यूज़ करते हैं हेडिंग का, और इस तरह से आप पैराग्राफ्स लिखते हो। ठीक है, आप कितना भी बड़ा टेक्स्ट लिख सकते हो। या फिर जो है ना, अभी मेरे पास इंटरनेट भी नहीं है, गरीब बंदे यार, एक तो इंटरनेट भी नहीं होता हमारे पास। चलो, बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि हेडिंग का जो टेक्स्ट है या टैग है वो किस तरह से और कहाँ पे यूज़ करते हैं, और पैराग्राफ को आप कहाँ पे यूज़ करते हो। आई होप कि आपको दोनों समझ में आए हुए होंगे। तो मैं इन दोनों को क्या कर लेता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर कंट्रोल और शिफ्ट के साइड में, लेफ्ट साइड में ना स्लैश का बटन होता है, ये आप प्रेस करते हो। चलो, इसको मैं अभी समझाने वाला हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो एक टैग है वो है लाइन ब्रेक। वो क्या है? वो है लाइन ब्रेक। इस टैग को कहा जाता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब HTML के अंदर ना सारे के सारे टैग क्लोज नहीं होते, मतलब उसको ओपन भी करें और उसको हम क्लोज भी करें, सारे ऐसे नहीं होते। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम सिर्फ सेल्फ क्लोजिंग कहते हैं। अब सेल्फ क्लोजिंग टैग कैसे यूज़ होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो,
अब सेल्फ क्लोजिंग ये जो बी आर है बेसिकली इसको पहले समझ लेते हैं ये है क्या। अगर मैं इस पूरे टेक्स्ट को कॉपी करूं और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, मैं चाहता हूँ ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये यहाँ पे नहीं, ये नीचे आ जाए, ये क्या आ जाए, नीचे आ जाए। अब आप बोलोगे सर इजी तो है, यहाँ से आप एंटर कर दो, ये नीचे आ गया। देखो यहाँ पे आता है, यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, मतलब वहाँ पे स्पेस काउंट हो रहा है लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं दिखाता, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा प्रॉपर तरीके से, जब तक वो ब्राउज़र की साइज़ पे नहीं पहुँच जाता। अब कैसा करें, इसी के लिए हम बी आर का टैग यूज़ करते हैं। बी आर क्या करता है, लाइन को जहाँ से आप ब्रेक करना चाहते हैं ना, वहाँ पे आप बी आर को ठोक दो बस। बी आर क्या करेगा, बोलेगा बेटा भाई नीचे जाओ, मतलब आगे वाले टेक्स्ट को बोलेगा नीचे जाओ। तो अगर हम क्या करें, यहाँ से बी आर ऐसे, बी आर और ऐसे आप स्लैश यूज़ करके अगर इसको यूज़ करोगे ना, तो इसको कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग। क्या कहते हैं, सेल्फ क्लोजिंग। ये आपका होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, मतलब जिसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही अपने आप को क्लोज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, इतना टेक्स्ट तो लाइन में आएगा लेकिन इसके बाद जो होगा वो ब्रेक होके नीचे आ जाएगा इस तरह से। बात समझ में आई। ये आप किसी भी टैग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ऐसे H3 इस्तेमाल करूँ ना, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट हेडिंग यूज्ड फॉर सब हेडिंग स्पेशली, ऐसे आपने लिखा ना, देखो ये आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ टेक्स्ट हेडिंग के बाद ये जो यूज फॉर सब हेडिंग है ना, ये नीचे आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे मैं बी आर यूज़ कर लूँगा ऐसे, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये भी नीचे ब्रेक हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको कि बी आर का जो टैग है वो आप किस तरह से और कहाँ पे इस्तेमाल करते हो। ये लाइन को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो टैग आता है वो है कमेंट्स, ठीक है। ये टैग नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है जो कि हर प्रोग्रामिंग के अंदर आपको मिलता है, बस सबका सिंटैक्स अलग अलग होता है। इसको हम समझते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि एक वेबसाइट हम बना रहे हैं या फिर हम कोई भी लैंग्वेज का कोड लिख रहे हैं, तो वो कोड इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, मतलब जब हम सीखते हैं ना तो हम छोटे छोटे कोड को लिखते हैं, लेकिन जब आप रियल एप्लीकेशंस बना रहे होते हो, वेबसाइट्स बना रहे होते हो, तब जो आपका कोड हो जाता है ना, वो हज़ारों लाइनों तक पहुंच जाता है। फिर हर कंपनी के अंदर सारी ज़िंदगी एक ही डेवलपर एक वेबसाइट पे काम थोड़ी ना कर रहा होता है, डेवलपर चेंज होते रहते हैं। अब 5 साल पहले किसी एक डेवलपर ने कोड लिखा था, अब मैं उसकी जगह पे काम कर रहा हूँ, उसका जो कोड है वो मुझे पढ़ना पड़ता है। अब उसने कहाँ पे क्या लिखा है मुझे कैसे पता लगेगा, मतलब मुझे तो मतलब ऐसे करते करते पूरा हफ्ता लग जाएगा उसकी कोड को ही समझते। तो वो क्या करते हैं, जहाँ पे जो जो सेक्शन बनाते हैं ना कोड का, वहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन देते हैं जिससे पता लगता है कि ये जो कोड है ये इस चीज़ का है। अब वो डिस्क्रिप्शन जो है ना वो उसके कोड में दिखाई, मतलब उसके प्रीव्यू में दिखाई नहीं देती, बस कोड एडिटर के अंदर होती है। तो इस तरह की डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हो तो आप उसको कमेंट के अंदर देते हो। अब कमेंट यहाँ पे कैसे आप देते हो, देखो इस तरह से, ये वाली आप ब्रैकेट यूज़ करो, इसे कहते हैं ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट, या आप लेस देन की साइन कह लो, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं आप डैश डैश बोल दो या माइनस माइनस, ये ऑटोमेटिकली इसको क्लोज कर देगा, ठीक है। आप एक आपका ये वाला होता है और दूसरा आपका ये होता है, ये दोनों आप सिंबल्स यूज़ करोगे और इसके बीच में जो लिखोगे वो आपका HTML का कमेंट काउंट होगा, मतलब दिस इज कमेंट, दिस इज कमेंट। देखो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, ये कमेंट है। कमेंट मतलब ये सिर्फ आपके लिए है, आप पढ़ सको, आप समझ सको। ब्राउज़र इसे इग्नोर करता है, ब्राउज़र बोलेगा मेरा काम नहीं है इसको समझना, ये तो डेवलपर के लिए है ना। तो मैंने अगर सपोज करो यहाँ पे लिख दिया है कुछ इस तरह से H1 दिस इज हेडिंग। अब मैं चाहता हूँ अगर कोई इसको पढ़े ना तो उसको समझ में आए कि मैंने ये लिखा क्यों था, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। मैं ऐसे, अब कमेंट तो मैंने वैसे वो प्रैक्टिकली करके लिखता, अपना लिखा, कीबोर्ड को यूज़ करें, लेकिन अगर आप कंट्रोल और बैकस्लैश प्रेस करोगे, इसको बैकस्लैश कहते हैं या फॉरवर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप प्रेस करोगे तो ये कमेंट वाला सिंबल्स आ जाएंगे। अब इसके अंदर आप लिखोगे ना दिस इज हेडिंग टैग यूज्ड फॉर प्रैक्टिस, अब मुझे यहाँ से पता लगेगा ये हेडिंग का टैग है और ये प्रैक्टिस के लिए यूज़ हुआ है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने ऊपर लिख दी है। इस तरह से जो बड़े बड़े कोड होते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हो, ये आप कमेंट कर रहे हो। अच्छा यार सॉरी, मेरी वीडियो लैपटॉप के हैंग होने की वजह से ख़राब हो गई थी, हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हमने कहा था कि ये आपका कमेंट होता है जो सिर्फ और सिर्फ डेवलपर्स के लिए लिखा जाता है।
अगर आप किसी टैग को कमेंट आउट करना चाहते हैं देन आप इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल/ करेंगे तो ये कमेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक सिंगल लाइन कमेंट है, एक मल्टी लाइन कमेंट। आप जावा स्क्रिप्ट में पढ़ोगे, किसी और प्रोग्रामिंग में भी पढ़ोगे, सिंगल लाइन कमेंट मतलब जो एक ही प्रोग्रामिंग या एक ही कोड की लाइन को कमेंट आउट कर दे, और मल्टी लाइन में मतलब जिसमें बहुत सारी लाइनें कमेंट हो जाएं, ठीक है। तो अगर हम इसको कहें तो ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है। ये क्या है? सिंगल लाइन कमेंट है। और अगर इसी तरह से मैं क्या करूं, ये कमेंट के सिंबल्स देके इसके अंदर बहुत सारी लाइनें कमेंट के तौर पे इस्तेमाल करूं तो ये सारी क्या रहेंगी? ये मेरी मल्टी लाइन रहेंगी। क्या रहेंगी? मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये क्या है? ये मेरा है मल्टी लाइन कमेंट। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये था हमारा कमेंट का कॉन्सेप्ट। और कमेंट के कॉन्सेप्ट के बाद जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ब्राउज़र का रेंडरिंग फ्लो, कि बेसिकली ब्राउज़र हमारी HTML की फ़ाइल को किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। देखो, सबसे पहले ये होता है जब भी हम HTML की फ़ाइल बनाते हैं, ठीक है ना, जब भी हम HTML की फ़ाइल बनाते हैं और उस HTML की फ़ाइल को ब्राउज़र पे रेंडर करते हैं ना, तो ब्राउज़र क्या करता है? सबसे पहले उस फाइल को रीड करता है। रीड करने का मतलब यहाँ पे ये है कि उसके अंदर देखता है कौन कौन से टैग्स यूज्ड हुए हैं। फिर जैसे ही वो उस डॉक्यूमेंट को रीड करेगा, फिर उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से एक डॉम स्ट्रक्चर बनता है ट्री की तरह, जिसमें से सबसे ऊपर HTML होता है, क्योंकि हमें पता है हम सारा कोड HTML टैग के अंदर लिखते हैं। तो सबसे पहले HTML होता है, और HTML के अंदर दो टैग होते हैं। एक होता है हेडिंग का टैग, दूसरा होता है इस बॉडी का टैग, ठीक है। तो ये जो हेडिंग का टैग होता है ना, इसके अंदर हमारे एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं, इसके अंदर हमारे बहुत सारे वो लिंक्स होते हैं जो जिसके अंदर हम बहुत सारी अलग से चीज़ें यूज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे फ़ॉन्ट लाइब्रेरी यूज़ करना, उसका लिंक हम हेड के अंदर देते हैं। CSS की स्टाइलिंग का लिंक जो है ना हम हेडिंग के अंदर देते हैं, ठीक है। और अगर हम मेटा डेटा देखें तो वो भी हम हेडिंग के अंदर देते हैं। उसके बाद बॉडी के अंदर वो टैग्स होते हैं जो हम अपने स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। तो ब्राउज़र उस फाइल सबको रीड करके फिर उसकी डॉम स्ट्रक्चर बनाता है, और डॉम स्ट्रक्चर बनाने के बाद वो क्या करता है? कंटेंट को रेंडर करता है। उस स्ट्रक्चर के हिसाब से चीज़ें सारी की सारी रेंडर होती हैं। रेंडर का मतलब है कि एग्जीक्यूट होती हैं, और एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी फाइनल रिजल्ट बनता है वो हमें एज अ वेब पेज ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। ये इसका मोटा मोटा रेंडरिंग फ्लो है। लेकिन अगर आप इसमें ये समझना चाहते हैं कि HTML का कोड कन्वर्ट कैसे होता है, पार्स कैसे होता है, कौन से टूल्स होते हैं ब्राउज़र के अंदर, कौन से इंजन्स होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप डीपली रिसर्च कर सकते हो ChatGPT के ऊपर। आप कोई भी एक अपना गूगल के ऊपर सर्च कर लो, या किसी वेबसाइट पे आप देख लो कि हाउ अ वेबसाइट इज़ रेंडर्ड ऑन एनी ब्राउज़र, ठीक है। इस तरह से आप सर्च कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग के टैग्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस स्लाइड पे जो मैंने लिखे वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा लिया था, लेकिन मेरी वो वीडियो ख़राब हो गई, मतलब लैपटॉप बहुत हैंग कर रहा था, तो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई सही तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास सबसे पहले हैं बोल्ड टैग। एक हमारे पास बी है जो कि बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है, और दूसरा स्ट्रॉन्ग है, ये भी बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है। दोनों में फ़र्क क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर हम क्या करें, ये जो लाइन है ना हमारी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे रेंडर कर लेते हैं। ऐसा ही है। अगर मैं इसको अभी सेव करके ब्राउज़र पे देखूंगा तो आपको पता है ये अच्छे तरीके से हमें नज़र आ रहा होगा। ये बहुत जूम किया हुआ है मैंने, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ ये जो CPU नज़र आ रहा है ये थोड़ा बोल्ड आ जाए। तो ये बोल्ड कैसे होगा? इसको मैं क्या करूँगा, ये जो CPU है ना, इसको मैं B टैग के अंदर रैप कर दूंगा। इसको मैं यहाँ से पहले हटाऊंगा और यहाँ पे B का टैग यूज़ करूँगा। अब ये B का ओपनिंग टैग है और दूसरा क्लोजिंग टैग है। इन दोनों के अंदर मैं CPU को इस तरह से यूज़ कर लूँगा, और देन अगर देखूँगा तो मुझे CPU यहाँ पे बोल्ड मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ब्रेन को अगर बोल्ड करना चाहूँ तो मैं पहले क्या करूँगा, ब्रेन को यहाँ से कट कर लेता हूँ, और B का टैग यूज़ करके इसके अंदर मैं ब्रेन को यूज़ कर लेता हूँ। देन आप देखो यहाँ पे ब्रेन भी बोल्ड हो जाएगा। इस तरह से अगर मैं प्रोसेसिंग को बोल्ड करना चाहता हूँ देन मैं क्या करूँगा, ये जो प्रोसेसिंग है ना, इसको यहाँ से पहले मैं हटा लूँगा,
फिर मैं बी टैग यूज़ करूँगा और इस बी के अंदर ही मैं प्रोसेसिंग को रख दूंगा, जिससे क्या होगा कि प्रोसेसिंग भी बोल्ड रहेगा। बात समझ में आई? अच्छा जी, अब अगर हम देखें दूसरा स्ट्रॉन्ग टैग है तो उसका क्या यूज़ है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, स्ट्रॉन्ग और बी दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों बोल्ड करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन दो टैग क्यों एग्जिस्ट करते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। जहाँ पे हमने बी यूज़ करा है वहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, वहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, देखते हैं क्या कोई फ़र्क आ रहा है। देखो, हमने ब्रेन के जगह पे बी लिखा हुआ था, हमने वहाँ पे हटा के स्ट्रॉन्ग लिख दिया, लेकिन ये बोल्ड ही है, ठीक है। और अगर मैं देखो यहाँ से इसको भी स्ट्रॉन्ग कर दूँ और यहाँ पे भी हम अगर स्ट्रॉन्ग यूज़ कर लें तो ये बोल्ड ही रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, दोनों बोल्ड के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। लेकिन बी का जो टैग है वो नॉन सेमेंटिक है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ विजुअली स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, सिर्फ बोल्ड दिखाने के लिए। लेकिन स्ट्रॉन्ग का जो टैग है वो स्टाइल तो ऐड करता है, वो हमें दिखाता तो है कि बोल्ड किया है, लेकिन साथ ही साथ मीनिंग ऐड करता है कि ये समथिंग इज लाइक इम्पोर्टेंट जिसको बोल्ड किया गया है, तो ये एक मीनिंग ऐड कर देता है, जिसकी वजह से ब्राउज़र समझता है कि ये मीनिंगफुल टेक्स्ट है जिसको इन्होंने बोल्ड किया है। इसे कहते हैं सेमेंटिक टैग, जो क्या करते हैं कंटेंट में मीनिंग्स ऐड करते हैं। क्या करते हैं? मीनिंग्स ऐड करते हैं। वो टैग क्या होते हैं? वो सेमेंटिक टैग होते हैं। तो बी जो है, बोल्ड वाला जो टैग है बी, वो हमारा नॉन सेमेंटिक टैग है, और जो स्ट्रॉन्ग है वो सेमेंटिक टैग है। ये फ़र्क है दोनों के अंदर। सेम तरह से हमारे पास इटैलिक भी आता है और ई एम भी आता है, इन दोनों का भी काम इटैलिक ही करना है, लेकिन यहाँ पे भी वही रीज़न है कि आई जो है नॉन सेमेंटिक है और ई एम जो है वो सेमेंटिक है। अगर मैं क्या करूँ, ये जो हमने लिखा है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ और जहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग किया है यहाँ पे मैं आई कर दूँ, तो देखोगे ना अगर आप, तो ये जो ब्रेन है ये स्लाइटली राइट की तरफ मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इटैलिक हो जाता है इस तरह से। और अगर मैं सीपीयू को भी इटैलिक कर दूं यहाँ पे आई यूज़ करके, देखो सीपीयू भी अब क्या हो गया, इस तरह से राइट की तरफ स्लैंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कंसीडर ये जो प्रोसेसिंग है इसको भी अगर आई दे दूं, देन ये भी क्या हो जाएगा इस तरह से, देखो ये भी इटैलिक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? सेम तरह से आप ईएम भी यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ कर सकते हो? ईएम भी यूज़ करते हो, क्योंकि ईएम का भी यहाँ पे काम सेम ही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ईएम यूज़ करूँ और यहाँ पे भी ईएम यूज़ करूँ और यहाँ पे भी ईएम यूज़ करूँ, ठीक है। देखो ये भी क्या कर रहा है, ये भी इसको इटैलिक कर दिया इसने, ये सेम रह रहे हैं, मतलब आई और ईएम दोनों सेम काम करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आई नॉन सेमेंटिक है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और बी भी स्टाइलिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग और ईएम ये क्या है? ये सेमेंटिक टैग हैं। अगर आप मीनिंगफुली जो है ना टैग्स यूज़ करना चाहते हो, कोड को मीनिंगफुल बनाना चाहते हो, इसकी एसईओ ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, देन आप सेमेंटिक टैग यूज़ करते हो जो ब्राउज़र समझता है अच्छे तरीके से। आगे बात समझ में क्लियर हुआ कि ये जो हमारे टैग्स हैं ये कहाँ और किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है जस्ट मैक्स टेक्स्ट बोल्ड विजुअली। बी क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को विजुअली बोल्ड करता है, नथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग क्या करता है? बोल्ड तो करता ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट मीनिंग भी ऐड करता है, जिसे कहते हैं सेमेंटिक। आई क्या है? ये भी स्टाइलिंग ऐड करता है, ये भी इंपॉर्टेंस देता है, और ये ईएम इंपॉर्टेंस देता है, और ये भी सेमेंटिक टैग है। बात समझ में आ गई? आई होप कि आपको ये जो मैंने टैग्स पढ़ाए हैं बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके अलावा हमारे पास और भी टैग्स हैं। ये यू का है जो अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल होता है, मार्क का टैग है जो अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल होता है, सुपर और सब स्क्रिप्ट ये होते हैं। सुपर होता है स्क्वायर के टाइप का नंबर देने के लिए, और सब होता है मॉलिक्यूल की टाइप का नंबर देने के लिए, जैसे केमिस्ट्री के फार्मूलाज के अंदर होता है। और प्री और कोड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप पीएचपी के अंदर बहुत इस्तेमाल करते हो, आगे भी आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, तो हम इन सबको देखने वाले हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो अभी हमने ये कोड लिखा है इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं इस तरह से, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज करो मैं लिख रहा हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, पैराग्राफ टैग के अंदर यहाँ पे मुसहफ एस
मेंटोर, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं, अच्छा हम एक काम करते हैं ना, हम बार बार ये जो ब्राउज़र पे जा रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम ब्राउज़र को क्यों ही ओपन करें। ये जो हमने लाइव प्रीव्यू वाली एक्सटेंशन यूज़ करी है ना, इसका थोड़ा हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इससे आपको पता है कि क्या होता है कि प्रीव्यू जो होता है ना साइड में ही नज़र आ जाता है। तो इसको मैं थोड़ा छोटा करके यहीं पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं मेंटोर को अंडरलाइन देना चाहता हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा, मेंटोर को यहाँ से उठाऊँगा, यू वाला टैग यूज़ करूँगा और मेंटोर को इसके अंदर इस्तेमाल कर लूँगा। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे मेंटोर के नीचे आपको अंडरलाइन दिखाई दे रही है। अगर आप चाहो तो आप अंडरलाइन को, इटैलिक को, बोल्ड को, तीनों जो स्टाइलिंग के टैग हैं इन तीनों को एक साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सपोज करो सबसे पहले बी के अंदर मैं अगर कंप्यूटर लिखूँ ऐसे, ठीक है। अब पहले ये बोल्ड आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस दूँ, हम सही तरीके से आ रहा है, पहले ये बोल्ड आएगा कंप्यूटर। अगर इसी के अंदर मैं क्या करूँ, इसको इटैलिक भी करूँ, क्या करूँ, इटैलिक भी करूँ, तो अब ये इटैलिक और बोल्ड दोनों हो रहा है। और अगर इसी के अंदर मैं इसको अंडरलाइन भी दूँ, क्या दूँ, अंडरलाइन भी दूँ, तो ये बोल्ड के साथ साथ इटैलिक भी होगा और इसके नीचे अंडरलाइन भी आएगी। बात समझ में आ रही है आपको। इस तरह से आप तीनों स्टाइलिंग के टैग यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे पास आता है वो है हाईलाइट करने का टैग। जैसे कि सपोज करो अगर मैं पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे लिखूँ कंप्यूटर इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा है और इम्पोर्टेंट को मैं अगर हाईलाइट करना चाहता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे मार्क का टैग यूज़ करूँगा और यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसके अंदर रैप कर दूंगा ना, तो ये प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, इसको हाईलाइट करके दिखा देगा। अगर मैं एक और काम करूँ, सिर्फ मार्क वाला टैग यूज़ करके यहाँ पे मैं लिखूँ सपोज करो CPU, तो ये हाईलाइटेड होके आ जाएगा इस तरह से। बात समझ में आ रही है कि किस तरह से आप यू को, किस तरह से आप मार्क दोनों को इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा हमारे पास होता है सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। अब सुपर स्क्रिप्ट मैंने आपको बताया कि वो स्क्वायर देने के लिए, स्क्वायर के टाइप का टेक्स्ट देने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ के अंदर या खाली एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर, ये जो 2 है ये स्क्वायर की तरह अभी नहीं आ रहा, पावर की तरह नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, इसको जो है ना सुपर वाले टैग के अंदर लिख लूँगा। किसके अंदर, सुपर वाले टैग के अंदर लिख लूँगा ऐसे। तो अब ये जो 2 है ये बिल्कुल पावर की तरह यहाँ पे दिख जाएगा। क्लियर है। सेम तरह से अगर इसको मैं किसी एक टैग के अंदर यूज़ कर लूँ तब भी ये प्रॉपर तरह से काम करता है। पैराग्राफ के अंदर भी ये सही तरीके से काम करेगा। और अगर मैं क्या करूँ, नंबर के अलावा किसी और को पावर की फॉर्म में दिखाऊँ, जैसे सपोज करो a पावर x, तो मैं यहाँ पे सुपर टैग के अंदर x दे दूंगा, तो x जो है ना वो अब पावर की तरह आ जाएगा। इस तरह से देखो पावर की तरह आ रहा है। तो मतलब लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ नंबर दो, आप टेक्स्ट को भी पावर के फॉर्म में दिखा सकते हो। क्लियर है। इसी तरह से आप सब स्क्रिप्ट यूज़ करोगे। सब स्क्रिप्ट केमिस्ट्री के अंदर जो फार्मूलाज आते हैं, जैसे कि H2O CO2, ये जो हम यूज़ करते हैं, जिसके 2 ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस तरह से दिखाने के लिए अपने वेब पेज के ऊपर आप सब का टैग यूज़ करोगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे H2O लिखूँ ना, तो ये देखो ये जो 2 है ये बिल्कुल सही तरीके से नहीं आ रहा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको सब टैग, किसके अंदर, सब टैग के अंदर यूज़ करेंगे, तो ये प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। और बकाया जो स्पेस आ रहा है ना, ये इसकी वजह से आ रहा है, अब ये नहीं आएगा। तो मतलब देखो अब H2O प्रॉपर तरीके से आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो 2 है इसको मैंने सब टैग के अंदर लिख लिया, और सब टैग के अंदर लिखने के बाद ये क्या हो रहा है, इस तरह से दिखाई देता है। सेम इसको भी आप किसी टैग के अंदर यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो किसी टैग के अंदर यूज़ कर सकते हो इजीली, ठीक है। और अगर आप नंबर्स के अलावा किसी और टेक्स्ट को, जैसे कि C, और यहाँ पे सपोज करो आप कोई और टेक्स्ट दिखाना चाहते हो ABC, तो ये भी जो है ना बिल्कुल बेस की तरह आ जाएगा, जिस तरह से मॉलिक्यूल्स आते हैं। क्लियर है। मतलब सिर्फ लाजमी नहीं है कि आप नंबर्स को यूज़ करो, आप टेक्स्ट को भी यूज़ कर सकते हो। और ये यूज़ क्यों होते हैं, सुपर वाला टैग जो है वो पावर में रखने के लिए, और सब वाला टैग जो है वो बिल्कुल नंबर के नीचे रखने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर है। बात समझ में आ गई कि ये स्टाइलिंग के टैग किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक टैग आता है कोड का और दूसरा आता है प्री का। किसका, प्री का। सबसे पहले मैं आपको कोड का टैग बताता हूँ। देखो कोड का ये रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखो हमारे पास रिमेनिंग जो है ना
वो दो टैग हैं, एक प्री का भी है और दूसरा कोड का है। प्री का हम समझते हैं, लेकिन कोड का मैं आपको पहले समझाता हूँ। देखो, कभी कभी आप ऐसी वेबसाइट बना रहे होते हो, उस वेबसाइट के अंदर ना आपको कोड दिखाना होता है। जैसे कि आप कोडिंग की वेबसाइट बना रहे हो जिसमें आप कोडिंग सिखाते हो, तो उसमें आप जब कोड लिखते हो ना, तो आपको पता है कि कोड का जो सेंटेक्स वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ होता है उसका राइटिंग स्टाइल थोड़ा चेंज होता है, वो कोड की तरह होता है। तो वो किस तरह से दें? अगर देखो, अगर मैं पैराग्राफ के अंदर दूंगा और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, सपोज करो हैश इंक्लूड, ठीक है, आयो स्ट्रीम, इस तरह से यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस, यहाँ पे आपने लिखा ना, सपोज करो आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे बी आर दे दो, हाँ दे दिया मैंने, अब ये सही तरीके से आ रहा है। लेकिन देखो, आप इसकी राइटिंग देखो प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही, वो वाली राइटिंग नहीं आ रही जो कोड किसी भी प्रोग्रामिंग के कोड की होती है। तो आप क्या करोगे, इस टेक्स्ट को, इस कोड को आप कोड वाले टैग के अंदर लिखोगे। देखो, जैसे ही मैंने कोड वाला टैग यूज़ करा तो देखो प्रॉपर तरह से राइटिंग हो गई, उसकी कोड की तरह ही हो गई। अगर मैं क्या करूँ, कोड का कोई और टैग यूज़ करूँ और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखूँ, सपोज करो console.log, और यहाँ पे मैं सपोज करो लिखूँ हेलो वर्ल्ड, तो ये प्रॉपर तरीके से आ रहा है। और यहाँ पे मैं बी आर दे देता हूँ, देखो प्रॉपर तरह से आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सच्ची में कोड लिखा हुआ हो। और दूसरा जो यहाँ पे टैग है हमारे पास, वो है प्री का। प्री जो है ना, वो भी कोड के साथ ही इस्तेमाल होता है मोस्टली, लेकिन प्री क्या करता है, प्री आपके स्पेसेस को काउंट करता है। आपके जितने भी HTML के टैग होते हैं वो स्पेसेस को काउंट नहीं करते। स्पेसेस को काउंट करने का मतलब ये है कि सपोज करो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा और इसके अंदर मैंने लिखा console.log, ऐसे लिखा, सपोज करो हेलो वर्ल्ड, ये लिखा मैंने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा इफ़, और इफ़ लिखने के बाद यहाँ पे सपोज करो मैंने कंडीशन दे दी और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स दे दिए और यहाँ पे मैंने दोबारा कंसोल डॉट लिख लिया। अब देखो, ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसी तरह से कोड मुझे यहाँ पे भी चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा। यहाँ पे तो मतलब ये बिल्कुल लाइन बाय लाइन आ रहा है। अगर इसको मैं स्पेस दूंगा तो मतलब ये पूरा एक ही लाइन के अंदर आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई, जिस तरह से मैंने इसको यहाँ पे लिखा है ना, इसी तरह से आना चाहिए। console.log नीचे आना चाहिए, एक इसकी ये कर्व ब्रैकेट नीचे आनी चाहिए। अब ये कैसे आएगा? अब यहाँ पे जो हम स्पेस दे रहे हैं वो पैराग्राफ का टैग काउंट नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम चाहते हैं ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, हम प्री का टैग यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? प्री का टैग यूज़ करेंगे। और प्री का टैग क्या करता है, स्पेसेस को काउंट करता है। जितने स्पेसेस आप यूज़ करते हो वही स्पेसेस वो रखता है। देखो, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा था उसी तरह से ये सारा का सारा कोड मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अब अगर आप देखो तो इसकी जो राइटिंग है और कोड टैग की जो राइटिंग थी वो दोनों सिमिलर थी। तो आप कोड को प्री के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो और बिना प्री के भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहो तो ये जो कोड आपने प्री टैग के अंदर लिखा है, इसको उठा के आप इसको किसी और टैग के अंदर लिखो और उस टैग को आप प्री के अंदर दे दो, तब भी ये प्रॉपर तरीके से ही काम करता है। बात समझ में आ गई कि किस तरह से कोड का टैग काम करता है और किस तरह से प्री का टैग काम करता है। मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मेटिंग के बेसिक से टैग्स पढ़ा दिए, एडवांस टैग भी पढ़ा दिए हैं। हमने बी टैग को देखा, स्ट्रॉन्ग को देखा, आई को देखा, EM को देखा, फिर उसके बाद हमने यू टैग को समझा, मार्क को समझा, सुपर को समझा, सब को समझा, प्री को समझा, कोड को समझा। ये सारे के सारे वही इतने इंपॉर्टेंट है जितने हमें आने चाहिए थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सेमेंटिक टैग कौन से होते हैं और नॉन सेमेंटिक टैग कौन से होते हैं। हमने जो स्ट्रॉन्ग पढ़ा ये सेमेंटिक टैग है, और EM जो पढ़ा ये सेमेंटिक टैग है, और जो मार्क पढ़ा वो भी सेमेंटिक टैग है। अब देखो, सेमेंटिक टैग क्या होते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। सेमेंटिक टैग वो होते हैं जो टैग के अंदर, जो टेक्स्ट के अंदर मीनिंग्स ऐड करते हैं। जब ब्राउज़र उस वेबसाइट को रेंडर करता है तो मीनिंगफुल चीज़ें बहुत हाईली ऑप्टिमाइज्ड होती हैं, वो रैंक करती हैं हमारी वेबसाइट को, ठीक है। बोल्ड जो है ये सिर्फ बोल्ड करता है, इटैलिक सिर्फ इटैलिक करता है, अंडरलाइन सिर्फ अंडरलाइन देता है स्टाइलिंग के तौर पे, जिसे हम सिर्फ नॉन सेमेंटिक टैग कहते हैं, जो सिर्फ स्टाइलिंग ही देते हैं। अब सेमेंटिक टैग क्यों इस्तेमाल करने चाहिए? हेल्प्स सर्च इंजन अंडरस्टैंड कंटेंट। आपका जो सर्च इंजन होता है, आपके कौन से होते हैं? गूगल जो है वो आपका सर्च इंजन है, याहू जो है वो आपका सर्च इंजन है।
जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट्स को सर्च करते हो वो सारे आपके सर्च इंजन हैं और वही आपकी वेबसाइट्स को सही से समझता है, सही से रैंक करता है। तो अगर आपकी वेबसाइट के अंदर सेमेंटिक टैग रहेंगे देन आपकी वेबसाइट पॉसिबल है कि हाईली ऑप्टिमाइज्ड हो और अच्छे तरीके से रैंक करें। ठीक है, उसकी एक्सेसिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है, उसकी एसईओ रैंक भी अच्छी रहती है और उसके बाद उसके अंदर मीनिंगफुल कोड रहता है जो रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत मज़े का लगा होगा और बहुत ही हमने बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखी हैं। इसके बाद हम अपने लिंक और इमेजेस को पढ़ेंगे, फिर मीडिया टैग्स को पढ़ेंगे, टेबल्स, लिस्ट और फॉर्म्स को पढ़ेंगे। इस तरह से हम अपना कंप्लीट HTML का कोर्स को अच्छे तरीके से कवर करते रहेंगे और हम साथ ही साथ प्रोजेक्ट्स भी बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।